हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एके फिजिक्स कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग जो है गति का नियम वाला चैप्टर का एक नया टॉपिक शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है घर्षण। ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे भाई? हाँ, प्रणोद पढ़े थे ना। रॉकेट नोदन। रॉकेट नोदन में रॉकेट का वेग निकाले थे, त्वरण निकाले थे और उसका प्रणोद निकाले थे। ठीक है ना। चलो, आज हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है घर्षण, जिसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। चलिए, फ्रिक्शन के बारे में किनको क्या जानकारी है फटाफट साझा कीजिए, तत्पश्चात फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नया चैप्टर फ्रिक्शन। बोलो तपन भाई, टेल मी समथिंग अबाउट फ्रिक्शन। बताओ। फ्रिक्शन के बिना आप चल नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। होता क्या है उसमें, क्या कितना प्रकार है? हाँ, फैजान आया था क्या? फैजान इंग्लिश क्लास से चल गया। हाँ, बोला कि कल हम आ जाएंगे सर, कल फोन किए थे उससे। बाहर में है हो ना। बोलो नितेश, क्या होता है फ्रिक्शन के बारे में? नवीन कहाँ गया जी? फुटबॉल खेलना है। हाँ, तुम बताओ अरमान भाई, टेल मी समथिंग अबाउट फ्रिक्शन। नहीं पता? फुल किया। बताइए मोदी जी, बताइए। चलो शुरू करते हैं। गति का नियम वाला चैप्टर में जो हम लोग पढ़े थे, उसमें लास्ट क्लास रॉकेट नोदन के बारे में पढ़े। अगर मिला के अभी तक जो हम लोग पढ़े, जिसमें हम लोग जो है सबसे पहले शुरुआत किए थे बल से। बल पढ़े, बल का प्रकार पढ़े, फिर गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट पढ़े, फिर गति का तीनों नियम पढ़े, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। संवेग पढ़े, आवेग पढ़े, संवेग का संरक्षण सिद्धांत पढ़े, उसका अनुप्रयोग पढ़े, जिसमें बंदूक का प्रक्षेप वेग और क्या बोलते हैं रॉकेट नोदन। ये सारा टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं और इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सवाल भी बना चुके हैं। अब जो हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं ना, उसमें हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें घर्षण पढ़ेंगे, घर्षण का प्रकार पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो जो न्यूमेरिकल सवाल बनेगा उसको करेंगे। तब हमारा ये चैप्टर जो है सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं ये घर्षण क्या होता है, घर्षण का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर घर्षण का मतलब को समझना चाहे तो सिंपल मतलब है विरोध करना। घर्षण का काम है विरोध करना। अब किसका विरोध करना, सवाल ये उठता है कि सर ये विरोध किसका करता है। तो हमेशा ये गति का, जो भी गति होता है ना, कोई भी पिंड अगर वस्तु चल रहा है तो उसका गति जो चल रहा है उसका विरोध करना, गति का विरोध करना। बोल सकते हैं कि मोशन का विरोध करना, गति का विरोध करना। अब इसमें ऐसा होता क्या है सर कि गति का विरोध करता है, क्या होता है, इस बात को समझिए। देखिए, जो घर्षण है ना, घर्षण बल जो होता है ना, ये एक प्रकार का बल है जिसको हम लोग संपर्क बल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा संपर्क बल है। जब तक एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में नहीं आएगा तब तक घर्षण बल नहीं लग सकता है। जब तक एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में नहीं आएगा तब तक वहां पे घर्षण बल काम नहीं करेगा। इसलिए हम इसको एक संपर्क बल भी कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के संपर्क में ही होता है। अब एक एग्जाम्पल को समझिए। जैसा कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक बॉक्स है, ये हमारा एक बॉक्स है, इसमें क्या भरल है जी? टका पैसा। मान लेते हैं कि इसमें बहुत सारा टका पैसा भरल है, बहुत सारा टका पैसा भरल है। जब नवीन बाबू था 3 साल का, जब नवीन बाबू 3 साल का था तब क्या किया, इस बॉक्स को धकेलने का प्रयास कर रहा था। नवीन बाबू जब 3 साल के थे तब इस बॉक्स को धकेलने का प्रयास कर रहे थे। अब हुआ क्या कि जब इसको धकेलने का प्रयास कर रहे थे तो नवीन बाबू इस पर 10 न्यूटन का बल लगाए, लेकिन दुर्भाग्यवश हुआ क्या कि यह बॉक्स तो खिसका नहीं ब्रो।
ये बॉक्स नहीं खिसका, कहने का मतलब है कि उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल भी 10 न्यूटन का लग गया। उसके विपरीत घर्षण बल, घर्षण बल कितना, उधर से तुम धकेल रहा है, वो नहीं आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उसके विपरीत में घर्षण बल काम कर रहा है, और घर्षण बल भी तुम्हारे विपरीत में कितना बल, कितना न्यूटन का बल लगाया, 10 न्यूटन का बल लगाया। थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा जब बड़ा हो गया, थोड़ा जब बड़ा हो गया तो फिर नवीन भाई मान लेते हैं 6 साल का हो गया, तब ये 15 न्यूटन का बल लगाया। जब ये 15 न्यूटन का बल लगाया फिर भी ये नहीं खिसका, क्योंकि घर्षण बल 15 न्यूटन का ही लग रहा था। जितना बल ये इधर से लगा रहा था उसके विपरीत में 15 न्यूटन का बल घर्षण बल लगाया। मान लेते हैं नवीन भाई 15 न्यूटन का बल लगाया, तो घर्षण बल जो काम किया उसके विपरीत में वो कितना काम किया, 15 न्यूटन। इस बार भी बेचारा का बॉक्स नहीं खिसका और वो नाखुश हो गया। अगला और एक बार ट्राई किया नवीन भाई ने, और उस बार 19.5 न्यूटन बल लगाया। 8 साल का हो गया था ये, और 19.5 न्यूटन का बल लगाया। 19.5 न्यूटन का जो बल लगाया ना, तब इधर से भी 19.5 न्यूटन का बल लगाया, लेकिन तनिक सा अगर बल लग जाए, 19.5 न्यूटन था, 0.5 न्यूटन और अगर नवीन भाई बल लगा दिया तो एक खिसक जाएगा। 19.5 यदि ये लगाया तो उसके विपरीत में भी 19.5 ही लगा होगा, तभी ये नहीं खिसका होगा। अब क्या किया, अब फिर से नवीन भाई 20 न्यूटन का बल लगा दिया। जब ये 10 साल का हो गया तो 10 साल का हो जाने के बाद नवीन भाई ने 20 न्यूटन का बल लगा दिया। अब खुशी मनाने का समय आ गया। कारण यह है कि बॉक्स खिसक के यहां आ गया मेरे भाई। जो बॉक्स यहां पे था वह बॉक्स की स्थिति कहां हो गया, यहां पे, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा 19.5 न्यूटन ही बल लगा सकता था, उससे घर्षण बल नहीं, उससे ज्यादा बल ये नहीं लगा पाया। और नवीन द्वारा जो लगाया गया बल है घर्षण बल से ज्यादा हो गया, जिसके कारण वो खिसक गया। नवीन द्वारा जो लगाया गया बल है वो घर्षण बल से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, जिसके कारण जो है ये खिसक गया। जैसे रफीक भाई और अरमान भाई पंजा लड़ रहा है, पंजा लड़ रहा है, पंजा है ना बोलते हैं उसको, हाथ लड़ाई को। अब जो हेड रेसलिंग, अब देखो इसमें जब पंजा लड़ रहा है तो एक बार ये इधर गिराने खोजेगा, ये इधर गिराने खोजेगा, जिसके पास जितना ताकत रहेगा वो उधर गिरेगा। सिंपल बात है कि नहीं। नवीन भाई जब 8 साल का था, 19.5 न्यूटन का बल लगाया, तब ये इसका अधिकतम मानता, इससे अगर थोड़ा ज्यादा बल लग जाता तो खिसक जाता। 19.5 न्यूटन इस वस्तु का जो है घर्षण बल का सबसे अधिकतम बल था, इससे ज्यादा ये बल नहीं लगा सकता था। अगर इससे ज्यादा बल ये लगा दिया तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये बॉक्स खिसक जाएगा। तो ये जो 20 न्यूटन का बल लगाया ना, तो ये बॉक्स खिसक के कहा आ गया, यहाँ पे आ गया। अब इस एग्जाम्पल का क्या मतलब है, हाँ, तो हल्का रहता तो 15 न्यूटन में चल जाता, 15 न्यूटन का बल लगाता चल जाता। घर्षण बल नहीं लगा रहा क्योंकि उसके बाद उतना ताकत नहीं है। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल क्या दिए कि मान लेते हैं पंजा लड़ रहा है, तो वो 20 दोनों अगर सेम बल लगाता है, रफीक भी 20 न्यूटन का, अभी 20 न्यूटन का, तो हाथ हिलता इधर उधर, कभी नहीं ना हिलता। एक के पास ज्यादा, एक के पास तो कम होता है ना। तो उसके इस हिसाब से जिसके पास ये ज्यादा बल लगाया, किसके अपेक्षा, घर्षण बल की अपेक्षा, जिसके कारण नवीन भाई ने बॉक्स को आगे बढ़ा दिया। उतना देर जब 8 साल तक का हो गया था तब आगे नहीं बढ़ा पाया था, क्योंकि यहाँ पे घर्षण बल क्या था, घर्षण बल बराबर हो जा रहा था, जितना बल लगा रहा था वो भी इतना बल लगा रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आ गया
कि 20 न्यूटन का बल जो है ये नहीं लगा पाया, जिसके कारण ये बॉक्स गति की अवस्था में आ गया। अब इसमें होता क्या है, देखो जो घर्षण बल होता है ना, वो घर्षण बल खुरदरेपन के कारण उत्पन्न होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक सरफेस है, ठीक है ना, और इस सरफेस में हम कोई एक ऑब्जेक्ट रखें, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट रखे, तो होता है क्या, ये एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेते हैं, एक दूसरे से आपस में क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। जब ये एक दूसरे से आपस में लॉक हो जाते हैं, तो लॉक हो जाने के कारण यहाँ पे ये आगे नहीं बढ़ता है। जब इस पर बल लगाया जाता है तो ये आगे की ओर बढ़ता है। समझा कि नहीं? ये ओल्ड फिजिक्स कहता है। नया फिजिक्स क्या कहता है कि ये एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, ये एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। उसके बाद जब इस पर बल लगाया जाता है तो वस्तु आगे की ओर बढ़ता है। नया फिजिक्स ये कहता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु जो अपने गति की अवस्था में, जो अगर कोई भी वस्तु जो अगर गति कर रहा है, तो गति की अवस्था में परिवर्तन होता है या फिर गति, ये वस्तु रुक जाता है, तो वो किसके कारण से होता है, वो घर्षण बल के कारण होता है। जैसे बॉल को फेंके तो बॉल कुछ दूर जाने के बाद रुक गया, किसके कारण रुका, घर्षण बल के कारण रुका, ठीक है ना। तो ये हमारे घर्षण बल का मतलब है कि किसी वस्तु में अगर जितना ज्यादा खुरदरेपन होता है, उस वस्तु का जो है घर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। किसी वस्तु में जितना चिकनाहट होगा, उस वस्तु में घर्षण बल उतना ही कम होगा, ठीक है ना। अब घर्षण बल को हम लोग दो भाग में बांटे हैं, एक हमारा स्थैतिक घर्षण और दूसरा नंबर में गतिक घर्षण। घर्षण बल हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो हमारा स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, और दूसरा नंबर में गतिक घर्षण, और एक होता है सीमांत घर्षण, और एक होता है सीमांत घर्षण। हाँ, अब क्या है गतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण और सीमांत घर्षण, इस बात को समझिए। स्थैतिक घर्षण, जब तक 19.5 न्यूटन का जो नवीन भाई बल लगा रहा था, नवीन भाई जो 19.5 न्यूटन का बल लगा रहा था, तब ये गति करने की प्रवृत्ति में था, लेकिन गति नहीं कर रहा था। ये चाह रहा था कि हम गति करें, लेकिन गति कर नहीं पाया, गति कर नहीं पाया। तो जब ये कोई भी वस्तु गति करने की प्रवृत्ति में होता है, तो उसको हम लोग स्थैतिक घर्षण के नाम से जानते हैं। जब ये गति नहीं करता है, लेकिन उस पर बल लगाया जाता है, अगर और ज्यादा बल लगा दिया जाए तो वो गति करने लगेगा। तो जब ये गति करने की प्रवृत्ति में होता है, लेकिन गति नहीं करता है, 8 साल तक 19.5 न्यूटन का बल लगाया था, तब तक ये गति करने की प्रवृत्ति में था, मतलब ये अभी गति नहीं कर रहा था। तो उस घर्षण, जो उस समय जो घर्षण बल लगता है ना, उस घर्षण बल को हम लोग स्थैतिक घर्षण के नाम से जानते हैं। स्थैतिक घर्षण का सिंपल मतलब है कि जब कोई वस्तु गति करने की प्रवृत्ति में होता है, लेकिन वो गति नहीं करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एक ऐसा सिचुएशन आता है जो स्थैतिक घर्षण का सबसे अधिकतम मान होता है, जैसे 19.5। ये जो 19.5 है ना, ये स्थैतिक घर्षण का सबसे अधिकतम मान है, स्थैतिक घर्षण का सबसे अधिकतम मान है। और 0.5 न्यूटन का अगर बल लग जाएगा तो ये बॉक्स खिसक जाएगा। मतलब ये 19.5 स्थैतिक घर्षण का क्या है, सबसे अधिकतम मान। समझा कि नहीं? 19.5 क्या, ये स्थैतिक घर्षण का सबसे अधिकतम मान है। तब हम लोग इसको एक नया नाम दे दिए, जिसका नाम है सीमांत घर्षण। स्थैतिक घर्षण का जो सबसे अधिकतम मान होता है ना, उसको हम लोग सीमांत घर्षण कहते हैं लोग। स्थैतिक घर्षण का जो सबसे अधिकतम मान होता है, उसको हम लोग सीमांत घर्षण कहते हैं। उससे जहां थोड़ा ज्यादा बल लग गया, सीमांत घर्षण से थोड़ा ज्यादा जहां बल लग गया, वो वस्तु गति करने लगेगा। तो जब वस्तु पर बल लगाया और वो गति की अवस्था में आ गया, तो उसको हम लोग गतिक घर्षण के नाम से जानते हैं। सिंपल है, 3 चीज है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई वस्तु गति करने की प्रवृत्ति में होता है लेकिन गति नहीं करता है, तो उसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं। हाँ, उस स्थिति में व्यक्ति द्वारा लगाया गया अगर और घर्षण बल आपस में बराबर होता है, तो उसको हम लोग स्थैतिक घर्षण के नाम से जानते हैं। एक ऐसा सिचुएशन आता है कि वो स्थैतिक घर्षण का सबसे अधिकतम मान होता है, उससे अगर थोड़ा ज्यादा बल लग जाएगा तो बॉक्स खिसक जाएगा, जिसे 19.5 न्यूटन, ये सबसे अधिकतम मान होगा। तो ये जो मान है ना, उसको हम लोग
सीमांत घर्षण के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग सीमांत घर्षण के नाम से जानते हैं। 19.5 से जहां 0.5 न्यूटन का बल और ज्यादा हो गया, 10वां साल में जब नवीन भान में लगाया तब ये बॉक्स खिसक गया। तो जब वस्तु खिसक गया, जब वस्तु गति करने लगा, तो उसको हम लोग कहते हैं गतिक घर्षण। ठीक है भाई, उसको हम लोग क्या कहेंगे? गतिक घर्षण। तो हम लोग अभी समझे घर्षण, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण। ठीक है ना? कोई वस्तु नहीं है भाई, लाइन नहीं है। कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसके खुरदरेपन के कारण वो आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं और उसके कारण वो गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब वो गति आगे कुछ जाता है तो वो जाने के बाद वो रुक जाता है। अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जा रहा है। किसके कारण रुक रहा है? घर्षण बल के कारण। घर्षण बल को 3 भाग में बांटे हैं, स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण और सीमांत घर्षण। स्थैतिक घर्षण जब वस्तु गति करने की प्रवृत्ति में होता है तो उसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण का जो सबसे अधिकतम मान होता है उसको सीमांत घर्षण कहते हैं। और जब वस्तु बल लगाते हैं और वो गति करने लगता है तो उसको हम लोग गतिक घर्षण कहते हैं। सिंपल मतलब। ठीक है भाई, मतलब हाँ भाई, एकदम डिपेंड करता है। हाँ सर बताइए। सबसे बड़ा बात है कि उसकी सतह की प्रकृति पर घर्षण निर्भर करता है। जो भी वस्तु है ना, उसके सतह की प्रकृति पर निर्भर करेगा, भार पर उतना निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर कितना ज्यादा भार है लेकिन वहां पे खुरदरा पर नहीं है तो तुम वहां फिसलिए जाएगा। तुम चीटा माटी में लेके जाओ, चाहे बुलेट हो चाहे स्प्लेंडर हो, चाहे जो है, वहां पे तुम जाएगा और जाके गिरवे करेगा। उस दिन थोड़ा गए थे रांची, तो एक जा रहे थे तो एक डाउनिंग था और छठ पूजा में क्या किया कि उसको चीटा पूरा मतलब माटी देके और उसको प्लेन कर दिया जगह को, और जो माटी था वो चीटा माटी था और पूरा पानी गिर गया। पानी मिल गया तो खतरनाक एकदम प्लेस हो गया, पूरा एकदम चिकन हो गया एकदम। अब उधर से वो आ रहा है एकदम चश्मा लगा के, सूट बूट से एकदम लेके, बुलेट लेके, पल्सर लेके एकदम उड़ने आ रहा है। अब उड़ने आ रहा है और उसको ऐसे करके चढ़े ऐसे करके, अब वो क्या पता चीटा माटी है, उसको चढ़ाने खोजा। जैसे ही चढ़ाने खोजा वो गाड़ी लेने में इतना खतरनाक गिरा, सब फिसल के एकदम चलते रह गया वो बेचारा। कारण क्या है? वहां पे चिकनाहट ज्यादा था, इंटरलॉक नहीं हुआ, टायर और वो मिट्टी एक दूसरे से इंटरलॉक नहीं हुआ, खुरदरापन कम था, जिसके कारण वो क्या हो गया? फिसल के गिर गया। तो वो जो हम लोग कहते हैं ना, वो सतह की प्रकृति पर निर्भर करता, लेकिन वही कितना भारी गाड़ी रहता, प्लेन सरफेस रहता, आराम से चलता। तो घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो सरफेस कैसा है, उसका नेचर कैसा है। ठीक है ना? उसके द्रव्यमान पर उतना निर्भर नहीं करता है। ठीक है भाई, चलिए फटाफट अब लिखा जाए घर्षण बल क्या होता है, उसका प्रकार वगैरह सारा कुछ अभी जितना कुछ समझे फटाफट समझते हैं, उसके बाद इसका ग्राफ समझेंगे। चलो घर्षण बल लिख के हेडिंग करो मेरे भाई। घर्षण क्या हो कृष्णा बाबू, क्या चल रहा है जीवन में? क्या चल रहा है ये? कुछ तुम बोला अभी, सब हंसने लगा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो इसका कुछ विशेष कारण को ढूंढो कि मन काहे नहीं लग रहा है। चलो घर्षण बल है, लिखो। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आती है, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आती है, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आती है, किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आती है, किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आती है, तो उस वस्तु के विपरीत दिशा में, तो उस वस्तु के विपरीत दिशा में
एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहा जाता है। जिसे घर्षण बल कहा जाता है, जिसे घर्षण बल, विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहा जाता है, जिसे घर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, अथवा करके और एक डेफिनेशन लिख लो इसका। देखो, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर गति करता है, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर गति करता है तो उस सतह के खुरदरेपन के कारण, उस सतह के खुरदरापन मतलब उबड़ खाबड़। खुरदरापन नहीं समझ में आ रहा तो ब्रैकेट में उबड़ खाबड़ लिख लो। खुरदरे, उस वस्तु के खुरदरेपन के कारण, खुरदरेपन के कारण संपर्क तल पर एक ऐसा बल कार्य करता है, संपर्क तल या फिर संपर्क सतह, संपर्क तल पर एक ऐसा बल कार्य करता है, संपर्क तल पर एक ऐसा बल कार्य करता है जो उस वस्तु के गति का विरोध करता है, जो उस वस्तु के गति का विरोध करता है, जो उस वस्तु के गति का विरोध करता है, जो उस वस्तु की गति का विरोध करता है, जो उस वस्तु की गति का विरोध करता है। इस विरोधी बल को घर्षण बल कहा जाता है। इस विरोधी बल को घर्षण बल कहा जाता है। इस विरोधी बल को घर्षण बल कहा जाता है। हाँ, बढ़ सकते हैं, विरोधी बल कह सकते हैं, संपर्क बल कह सकते हैं, ठीक है ना। चलो पैराग्राफ कर लो। लिखो, घर्षण बल हमेशा संपर्क तल के समानांतर कार्य करता है। उसका घर्षण बल हमेशा या फिर सदैव, घर्षण बल सदैव संपर्क तल के समानांतर कार्य करता है। संपर्क तल के समानांतर कार्य करता है। संपर्क तल के समानांतर कार्य करता है। देखिए, इसके बाद इस फिगर को बना लीजिए अपना अनुसार, ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है ना। साइड में इसको भी बना लीजिए। ये वाला एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाता है, वो एक बता रहा है इंटरलॉक। क्या बोला भाई, क्या बोला भाई?
हाँ तो वो दिखेगा। हाँ जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज, अगर तुम इसी चीज को माइक्रोस्कोप से जूम करेगा ना, तो यहाँ पे तुमको प्लेन दिख रहा है ना, अभी तुमको खुरदरापन दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा। फोन में ही तुम जूम करके देखना ना, तुमको लगेगा कि इसमें खाली जगह है कि नहीं। तो वो क्या हो जाता है, एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाता है। चलो फिगर बना लिया, चलो बना फटक से। ये वाला बना, हाँ अपने अनुसार बनाओ उसको, फटाक से बनाओ जी, फटाक से, लेट कहीं करता है। बन गया। हंसने में थोड़ा कम समय बिताओ और फटाक से बनाओ। कहा हो कृष्णा बाबू, क्या कर रहा है जीवन में तुम आजकल? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है? इसका मतलब है कि या तो तुम्हारा बातचीत बंद हो गया है, या फिर बहुत ज्यादा बात होने लगा है। कृष्णा बाबू बात समझ रहा है ना मेरा, समझ रहा है ना? पढ़ने बैठता है तो मना नहीं करता है। हाँ खत्म हो जाएगा बाबा, आप टेंशन काहे ले रहे हैं? हम एक्स्ट्रा क्लास देके खत्म कर देंगे। जनवरी फरवरी मार्च 3 दिन, हम 3 महीना हम फ्री रहते हैं, क्योंकि 12 निकल जाता है उस समय। हाँ हम खत्म कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। लिखे होंगे यहाँ तक? घर्षण बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लिखे फटाक से छापो। फर्स्ट बुक में और 3 चैप्टर बचा हुआ है, कायर ऊर्जा शक्ति, घूर्णन गति और गुरुत्वाकर्षण। 3 चैप्टर बचा हुआ है, उसको दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। जनवरी फरवरी और मार्च का आधा, उसमें सेकंड बुक हो जाएगा, क्योंकि वो छोटे छोटे चैप्टर है उसमें। मार्च में कभी एग्जाम नहीं होगा बाबा आप लोग का, मार्च में कभी एग्जाम नहीं हुआ। अप्रैल में भी लेगा, वो बहुत बड़ा बात है के लिए। हाँ चलो हो गया। अब लिखो, लिखो घर्षण बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार लिखो, 3 प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण और सीमांत घर्षण। स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण और सीमांत घर्षण। घर्षण बल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं ब्रो। घर्षण बल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण होते हैं ब्रो, स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण और सीमांत घर्षण। स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण और गतिक, नॉट गतिज। स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे इसको, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और वो सीमांत घर्षण होता है। इसको देखना पड़ेगा, इसका नाम हुआ सीमांत घर्षण का। दो दिन इतना हम कल बारिश में भीग गए ना, तो पूरा है भीग गए हैं, मतलब जाके हम तो दूसरा लड़का का ड्रेस लिए, फिर चेंज किए। चलो भाई स्थैतिक घर्षण लिख के डाल दो। नहीं वहां जाते जाते भीग गए, अब पूरा सर्दी एकदम इतना खतरनाक सर्दी ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन।
चलो अब स्थैतिक घर्षण लिख के डाल दो। ये स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीन गो। अब स्थैतिक घर्षण के बारे में लिखना शुरू कर रहे हैं। स्थैतिक घर्षण लिखो। हाँ, देखिए जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के, स्थैतिक घर्षण लिख के डाल दो। लिखो जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर चलने का प्रयास करता है, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर चलने का प्रयास करता है, हाँ, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर चलने का प्रयास करता है तो वस्तु की गति की अवस्था में आने के पूर्व, तो वस्तु की गति की अवस्था में, तो वस्तु की गति की अवस्था में, वस्तु की गति की अवस्था में आने के पूर्व, गति की अवस्था में आने के पूर्व, आने के पूर्व, गति की अवस्था में आने के पूर्व दोनों संपर्क तलों के बीच, दोनों संपर्क तलों के बीच, दोनों संपर्क तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को, लगने वाले घर्षण बल को, लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। ठीक है, लिखो प्रयास करके लिखो। स्थैतिक घर्षण का मान, स्थैतिक घर्षण का मान, स्थैतिक घर्षण का मान शून्य और सीमांत घर्षण के बीच होता है। स्थैतिक घर्षण का मान शून्य और सीमांत घर्षण के बीच होता है। शून्य और सीमांत घर्षण के बीच होता है। शून्य और सीमांत घर्षण के बीच होता है। स्थैतिक घर्षण का मान शून्य और सीमांत घर्षण के बीच होता है। नोट, NOTE नोट करके एक पॉइंट लिखो। लिखो घर्षण बल सदैव घर्षण बल सदैव संपर्क सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। हाँ, घर्षण बल सदैव मतलब हमेशा, घर्षण बल हमेशा संपर्क तल के प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा संपर्क तल के प्रकृति पर निर्भर करता है। यह बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यह बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यह बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, यह बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यह बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, नेचर पर निर्भर करता है कि उसका नेचर क्या है। ठीक है, अब गतिक घर्षण लिख के डाल दो मेरे भाई।
गतिक घर्षण। ठीक है, लिखो। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सतह पर जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर गति कर रही होती है, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर गति कर रही होती है, गति कर रही होती है, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सतह पर गति कर रही होती है तो संपर्क तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण कहा जाता है। गतिक घर्षण कहा जाता है। लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण कहा जाता है। देखो, इसका मान हमेशा सदैव लिख सकता है, हमेशा लिख सकता है। इसका मान सदैव स्थैतिक घर्षण एवं सीमांत घर्षण से कम होता है। इसका मान सदैव स्थैतिक घर्षण एवं सीमांत घर्षण से कम होता है। बोलो जी बबुआ। कम होता है, निम्न होता है। लिखो, अब लिखो स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण एवं सीमांत। अब सीमांत घर्षण का परिभाषा लिख लो। सीमांत घर्षण लिख के डैश दो। सीमांत घर्षण लिखो, स्थैतिक घर्षण के सबसे अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहा जाता है। सीमांत घर्षण कहा जाता है। सीमांत घर्षण कहा जाता है। ठीक है, अब हेडिंग कीजिए स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण एवं सीमांत घर्षण का ग्राफ। उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ग्राफ लिख के डाल दे सकते हैं, या फिर स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण और सीमांत घर्षण का ग्राफ। देखो भाई वाह, ग्राफ हुआ एकदम आसान है, बस समझना है। ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है ना, जब 5 न्यूटन का बल लग रहा था तो घर्षण बल भी 5 न्यूटन का बल लगाया। 10 न्यूटन का बल लग रहा था तो घर्षण बल भी 10 न्यूटन का बल लगाया। 15 न्यूटन का बल लग रहा था तो घर्षण बल भी 15 न्यूटन का बल लगाया। लेकिन जब 20 न्यूटन का बल लगा तो अब वो की अवस्था में आ गया, गति की अवस्था में आ गया। तो देखो भाई, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ जो होगा ना, वो कुछ ऐसे होगा। इसका क्या मतलब है सर, छपा लेने के मास्टर। देखिए, ये आपका यहां से यहां तक का जो ग्राफ है, ये स्थैतिक घर्षण का ग्राफ। ये जो ये वाला बता रहा है, ये सीमांत घर्षण को बता रहा है। हाँ, और उसके बाद जब ये गति करने लगा
तो ये गतिक घर्षण को बता रहा है। समझिए एस्थेटिक घर्षण, एस्थेटिक घर्षण में वो गति नहीं करता है। 5 न्यूटन यहाँ भी 5 न्यूटन, 10 न्यूटन यहाँ भी 10 न्यूटन, 15 न्यूटन यहाँ भी 15 न्यूटन। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आता है जो एस्थेटिक घर्षण का सबसे अधिकतम मान होता है। ये जो वैल्यू है ना, ये एस्थेटिक घर्षण का सबसे अधिकतम मान है। इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं बकायदा, इसका नाम क्या है? सीमांत घर्षण। और एस्थेटिक घर्षण और सीमांत घर्षण से कम होता है कौन? गतिक घर्षण। तो सीमांत घर्षण से कम हो गया गतिक घर्षण। देखिए ऐसे ऊपर आया फिर ये नीचे हो गया, समझे कि नहीं? तो ये सीमांत घर्षण से कम हुआ कि नहीं गतिक घर्षण का मान? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो गतिक घर्षण है वो ना कम है, किसके तुलना में? सीमांत घर्षण के तुलना में। यही इसका ग्राफ, ठीक है। चलिए हेडिंग कीजिए और ये ग्राफ को बना लीजिए। अब बताओ भाई गतिक घर्षण कितना प्रकार का होता है? बताइए पांडे जी। एस्थेटिक घर्षण, गतिक घर्षण और सीमांत घर्षण का ग्राफ लिखते और ये वाला बना लीजिए। बताओ रफीक भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन? फ्रिक्शन पढ़ा है ना, पहले पढ़ा था ना वहां पे? क्या पांडे जी फ्रिक्शन पढ़े थे ना? गतिक घर्षण 2 प्रकार का होता है। क्या बोले? हेडिंग क्या बोले? एस्थेटिक घर्षण, गतिक घर्षण एवं सीमांत घर्षण का ग्राफ नहीं तो ग्राफ लिख के और डायरेक्ट बनाओ ना यार। चलिए हो गया। अब गतिक घर्षण का प्रकार लिख के डाल दीजिए। गतिक घर्षण का प्रकार लिख के डाल दीजिए। हाँ सर लीजिए ना, पूरे साइड हो जा रहे हैं। स्कूल जाना है जी? कितना बजे स्कूल जाता है? 12 बजे। तो जब तुम 12 बजे स्कूल जाता है तो फिर काहे तुम वहां से करता है जी? 7 बजे 8 बजे 1 बजे कीजिए। टाइम का फिक्स करे हुए समझ में नहीं आ रहा है। उसका कितना बजे रहता है फैजान का इंग्लिश? 7 बजे से रहता है नहीं, मतलब 7:30 बजे वो मान के चलो। तो 12 बजे जाता है तो 8 बजे ठीक तो रहने का मुझे? 12 बजे तुम स्कूल जाता है तो आराम से 8 बजे से 8 से 9। हाँ सोमवार बुधवार और शुक्रवार, बाकी तुम अपना फ्री है, जब जाएगा। क्योंकि ठंडा में तुम नहीं आ पाएगा ब्रो, ठंडा में तुम 6:30 बजे नहीं आ पाएगा, मतलब दिक्कत होगा आने में। आने का तो आ जाएगा लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा पढ़ने में। टिटुर टिटुर क्या आएगा? टिटुर टिटुर के जाए। चलो वहां पे अभी 5:30 बजे रहता है केमिस्ट्री। 5:40 तो अंधेरा रहता होगा जी अभी? अंधेरा रहता होगा। 5:40 से शुरू हो जाता है वहां पे। टाइम तो सर आ जाते हैं, मतलब तो बच्चा सब पहुंच जाता है 5:40 में। चलो गतिक घर्षण के प्रकार लिख के दे दे। गतिक घर्षण के प्रकार देखो। गतिक घर्षण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। हाँ गतिक घर्षण के प्रकार लिखो।
गतिक घर्षण के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में सर्पी घर्षण और दूसरा नंबर में लोटनिक घर्षण। अब बताओ कौन अच्छा है, सर्पी घर्षण और दूसरा नंबर में लोटनिक घर्षण। सरकाना घसराना, घसरा नहीं हमारे को। लोटनिक घर्षण लुढ़का के लोटनिक मतलब लुढ़काना और सर्पी मतलब सरकाना और लुढ़काना, सरकाना और लुढ़काना। अब बताओ सरकाना ज्यादा आसान है ना लुढ़काना ज्यादा आसान है? बोलो भाई, सरकाना ज्यादा आसान है या लुढ़काना ज्यादा आसान है? सरकाना ज्यादा आसान है। अब चलो एक बार अब देखो, हाँ घिसराना ज्यादा आसान है या लुढ़काना ज्यादा आसान है? घिसराना ज्यादा आसान है या लुढ़काना ज्यादा आसान है? लुढ़काना मतलब लुढ़क के जाना यार, ऐसे करके चल दिया तो लुढ़क के चल गया। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल सुनो, जैसे वो ड्रम है, ठीक है ना, ड्रम है, उस ड्रम को रस्सी में बांध के वैसे घिसरा रहा है, ठीक है ना, या फिर ड्रम को ऐसे करके हाथ से आगे की ओर धकेल रहा है, घसीट रहा है, ड्रम को रस्सी में बांध के उसको घसीट रहा है, वो ज्यादा आसान है या फिर उसको पलट के और ऐसे करके लुढ़का देना ज्यादा आसान है? लुढ़का देना ज्यादा आसान है? लुढ़क जाएगा, वो लुढ़क जाएगा। चलो दूसरे एग्जाम्पल, ट्रॉली, आपका ट्रॉली बैग देखा है ना, ट्रॉली बैग में हम चक्का को हटा देंगे, ट्रॉली बैग से चक्का को हटा देंगे और उसको घसराएंगे, तो उसमें ज्यादा बल लगेगा या फिर उसमें जो होता है टायर सब नीचे में जो टायर सब होता है उसको लगा के लुढ़काएंगे, उसमें ज्यादा बल लगेगा? तो लुढ़काने में कम बल लगेगा ना यार, लुढ़काने में कम बल लगेगा, आराम से हाथ में पकड़ो और वीआईपी जैसा चलो। लेकिन वही तुम घिसराएगा ऐसे करके तो तुमको ज्यादा बल लगेगा, है ना? कारण क्या है? सर्पी घर्षण, सर्पी मतलब सरकाना, कहने का मतलब है कि जब उस वस्तु में सर्पी घर्षण, कौन लड़ रहा है यार? सर्पी घर्षण में किसी भी चीज को रस्सी से बांध के उसको घसीटते हैं तो उस स्थिति में उसमें घर्षण बल ज्यादा काम करता है। क्यों ज्यादा काम करता है? क्योंकि वहां पे जो एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में होता है ना, तो वो एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाता है। लेकिन जब लुढ़काते हैं ना तो उतना ज्यादा इंटरलॉक नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण वो आराम से जो है वो गति कर लेता है, ठीक है ना? तो सर्पी मतलब सरकाना, जिससे वहां पे घर्षण बल ज्यादा काम करेगा, वहां पे हमको ज्यादा बल लगेगा किसी वस्तु को घसीट के ले जाने में। उसके बाद लोटनिक घर्षण मतलब लुढ़का के ले जाना, लुढ़काने में हमको कम बल लगेगा क्योंकि वहां पे घर्षण बल जो होता है वो कम काम करता है, ज्यादा काम करता है, ठीक है ना? चलिए, क्या बोला भाई? लोटनिक घर्षण में घर्षण बल कम काम करेगा, जिसके कारण हमको आसानी होगा। चलिए तो लिखिए, सर्पी घर्षण लिख के डाल दीजिए, सर्पी घर्षण लिख के डाल दीजिए, सर्पी घर्षण है। एक तो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन लोटनिक घर्षण को, और है नहीं, स्लाइडिंग नहीं बोलेंगे इसको, हाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग, स्लाइडिंग ही वाला, इसको स्लाइडिंग बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ये हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन और ये हो गया रोलिंग फ्रिक्शन। चलो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लिखा जाए, बोलो भाई।
शुरू करें अरमान भाई, लिखना शुरू करें? चलो लिखो। देखो, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के तल पर सरकती है या फिसलती है, सरकती या फिसलती है, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के तल पर सरकती या फिसलती है, तो संपर्क तलों के बीच सरकती या फिसलती है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के तलों पर, दूसरे वस्तु के सतह पर या तलों पर, दूसरे वस्तु के सतह पर सरकती या फिसलती है, तो संपर्क तलों के बीच उत्पन्न घर्षण बल को सर्पी घर्षण कहा जाता है। इस घर्षण में संपूर्ण गति में फिसलने वाले वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क तल पर निर्भर करती है। दूसरी वस्तु के संपर्क तल पर निर्भर करती है। दूसरी वस्तु के संपर्क तल पर निर्भर करती है। दूसरी वस्तु के संपर्क तल पर निर्भर करती है। अब लोटनिक घर्षण लिख के ढल दो। लोटनिक घर्षण दूसरी वस्तु के संपर्क तल पर निर्भर करती है। क्या बोला भाई? ये तो दिया। हाँ पंडित जी, छठ पूजा में मजा आया कि नहीं? हाँ, पूरा मजा। हाँ, एक बार खिलाया सबको। अब लोटनिक घर्षण लिख के डाल दो। मैं बस सुबह 5:30 बजे उठते हैं भाई। क्या बोला? ठेका जब बांटना शुरू करेंगे तो कम से कम 100 पीस ठेका बांटना पड़ेगा हमको। और 100 पीस ठेका हम घर में नहीं हुआ था क्या बोलते हैं दीदी घर में, तो वहां से हम यदि एक गला लाना पड़ता है। फिर भी है, याद रहेगा तो अगला क्लास लेते हैं। लोटनिक घर्षण लिख के डाल दो भाई। देखो, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के तल में लुढ़कती है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के तल में लुढ़कती है, सामना में मिला कि नहीं? नहीं लगता है। नहीं, एक वस्तु दूसरे वस्तु के तल में लुढ़कती है, तो संपर्क तलों के बीच उत्पन्न घर्षण बल को लोटनिक घर्षण कहा जाता है।
उत्पन्न घर्षण बल को लोटनिक घर्षण कहा जाता है। एकदम एकदम जाइए। उत्पन्न घर्षण बल को लोटनिक घर्षण कहा जाता है। ठीक है, नोट करके लिखो, NOT नोट। देखो, सर्पी घर्षण का मान सदैव, सर्पी घर्षण का मान सदैव, सर्पी घर्षण का, हाँ भाई, सर्पी नोट करके, सर्पी घर्षण का मान सदैव लोटनिक घर्षण से ज्यादा होता है। सर्पी घर्षण का मान लोटनिक घर्षण से ज्यादा होता है, लोटनिक घर्षण से ज्यादा होता है। ठीक है, सर्पी एवं लोटनिक घर्षण का उदाहरण लिख के डाल दो। सर्पी एवं लोटनिक घर्षण का उदाहरण करता गया था भाई, सर्पी एवं लोटनिक घर्षण का उदाहरण क्या भाजी? सर्पी एवं लोटनिक घर्षण का उदाहरण, ठीक है ना? लिखो, जब किसी ट्रॉली को, जब किसी ट्रॉली को सरकाते हैं, चलिए, जब किसी ट्रॉली को सरकाते हैं या घसीटते हैं, या घसीटते हैं, तो ज्यादा बल लगता है, तो ज्यादा बल लगता है, तो ज्यादा बल लगता है। परंतु तो ज्यादा बल लगता है, परंतु जब उसे लुढ़काया जाता है, परंतु जब उसे लुढ़काया जाता है, लुढ़काया, परंतु जब उसे लुढ़काया जाता है तो कम बल लगता है, तो कम बल लगता है। और एग्जाम्पल लिखिएगा, तो कम बल लगता है। उससे लिख सकता है जब ड्रम को घसीटा जाता है या फिर रस्सी में बांध कर ले जाया जाता है, तो उस स्थिति में ज्यादा बल लगता है और लुढ़काने पर कम बल लगता है। ठीक है भाई? हाँ, सर्पी घर्षण का मान लोटनिक घर्षण ज्यादा होता है। भाई, सरकाने में बल कहाँ ज्यादा लग रहा है? सर्पी घर्षण में बल कहाँ ज्यादा लग रहा है? रोलिंग में ज्यादा बल लगेगा। भाई, एक चीज पर तुम सरका के, मतलब रस्सी में बांध के घसीट के ले जा रहा है और दूसरे चीज को लुढ़का के ले जा रहा है। गुड़काना, हाँ, तो गुड़का के ले जा रहा है और वो घसीट के ले जा रहा है। तो भाई, किसमें ज्यादा बल लगेगी, घसीट के ले जाने में, गुड़का के ले जाने में? अरमान भाई, हाँ, ज्यादा बल लगता है घसीटने पे। हाँ, तो कम बल लगेगा। लोटा में अपना भाषा में बोल जाना मिलते हैं। सर्पी को घसीटना, लोटने मतलब लुढ़काना, लोटने मतलब लुढ़काना और सर्पी मतलब सरकना। सिंपल मतलब है, सर्पी मतलब सरकना और लोटनी मतलब लुढ़काना। तो सर्पी घर्षण में ज्यादा बल लगता है क्योंकि वहां पे सर्पी घर्षण ज्यादा होता है लोटनी घर्षण की अपेक्षा, क्योंकि सर्पी घर्षण हमेशा जो है ज्यादा बल लगता है सर्पी घर्षण। समझा? समझा कि नहीं जी? क्या सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण से ज्यादा होता है?
तो सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण से ज्यादा नहीं होगा। सर्पी घर्षण में क्या हो रहा है कि उसको सरका के ले जा रहे हैं तो ज्यादा बल लग रहा है, तो ज्यादा बल लग रहा है तो उसमें घर्षण बल भी तो ज्यादा होगा। लोटनी घर्षण कब होगा? लोटनी घर्षण में रोका के ले जा रहा है तो वहां पे घर्षण बल कम काम करता है, तो लोटनी घर्षण कम होगा। इसलिए सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण से ज्यादा होता है। मतलब सर्पी घर्षण ज्यादा होता है किससे? लोटनी घर्षण से, क्योंकि सरका के ले जा रहे हैं, जिसके कारण सर्पी घर्षण ज्यादा है। किससे? कम बल लोटनी में नोट लिख लो लिखो। हाँ, सरका के तो ज्यादा बल लगेगा, लौटा देंगे तो हाँ कम बल लगेगा। लिख लो, सर्पी घर्षण का मान ज्यादा होता है एवं लोटनी घर्षण का मान कम होता है। लिख लो, सर्पी घर्षण का मान ज्यादा होता है एवं लोटनी घर्षण का मान कम होता है। सर्पी घर्षण का मान ज्यादा होता है और लोटनी घर्षण का मान कम होता है। चलो हो गया। तो हमारा घर्षण, अब हमको पढ़ना है घर्षण गुणांक, सर्पी घर्षण गुणांक पढ़ना है, लोटनी घर्षण गुणांक पढ़ना है, और इस सब का उपयोग वगैरह लिख लेंगे, एग्जाम्पल करेंगे 2-4 सवाल, बस चैप्टर खत्म। उसके बाद हम लोग कार्य हो सकती है। चलो ठीक है, आगे करें या फिर नहीं रखना है? चलो ठीक है भाई।